स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पाठ 12 पर्यटन, इस पाठ के बारे में हमने जानकारी इकट्ठा की थी। इसमें हम लोगों ने पर्यटन के स्वरूप एवं प्रकार, भारत में प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से हैं और पर्यटन के अवसर तथा पर्यटन विकास का महत्व, और महाराष्ट्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। स्वदेशी पर्यटन और विदेशी पर्यटन, इसके बारे में भी हमने जानकारी इकट्ठा कर ली थी। और पर्यटन में जो कुछ आवश्यक बातें हैं उसको भी हमने, जो उचित बातें हैं और जो अनुचित बातें हैं उसे हमने उचित को उचित और अनुचित को उचित करके फिर से लिखा था। हमने ये जानकारी भी हमने इकट्ठा कर ली थी। आज हम लोग पर्यटन में हम पढ़ेंगे भौगोलिक स्पष्टीकरण। पर्यटन एक महत्वपूर्ण तृतीयक व्यवसाय है। अगर आप देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण तृतीयक व्यवसाय है। तो हमारे कितने व्यवसाय होते हैं? 4 व्यवसाय हैं, 4 प्रकार के व्यवसाय है। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय और चतुर्थ व्यवसाय। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तृतीयक व्यवसायों में से एक है। इस व्यवसाय से प्रदेश की प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति की विश्व को पहचान होती है। अगर हम देखें तो पर्यटन एक प्रकार का ये क्या है? प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति की जो भी है विश्व को पहचान। हमारी प्राकृतिक संरचना कैसी है, मतलब पेड़ पौधे, पर्वत, नदी, ये प्राकृतिक में बताया जाता है। सामाजिक मतलब हमारा समाज कैसा है, सोशल, हम किस तरह से सामाजिक, हम समाज में हम किस तरह से उठते बैठते हैं, इसकी जानकारी पता चलती है इस व्यवसाय से। इसके अलावा सांस्कृतिक स्थिति का भी जानकारी होती है। हमारी संस्कृति कैसी है, हम कौन सी त्योहार मनाते हैं, किस तरह से मनाते हैं, तो ये सारे विश्व को पहचान होती है। क्योंकि जब हम घूमने फिरने के लिए एक देश से दूसरे देश में जाते हैं या कोई देश हमारे देश में आता है तो पूरे विश्व को पहचान होती है कि हमारी प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति कैसी है। देश के पर्यटकों जैसे ही अनेक विदेशी पर्यटक विदेश के विविध स्थलों को भेंट देते हैं। अब अभी हमने कहा ना कि भारत देश में विदेशी पर्यटक आते हैं, तो वो जब देखते हैं तो हमारी प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति का पता लगाते हैं। इसका मतलब ये क्या है? ये जो बाहर से पर्यटक आते हैं उनसे क्या कहते हैं? विदेशी पर्यटक। वो विविध स्थलों का क्या करते हैं? भेंट करते हैं। यहाँ पर अलग अलग स्थलों पे जैसे बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते हैं, ताजमहल देखते हैं, जैसे बहुत जो जगह बहुत प्रसिद्ध जगह है उन जगहों को देखते हैं, उनको भेंट देते हैं, मतलब वहां पर घूमते फिरते हैं, उनकी जानकारी इकट्ठा करते हैं। परिणाम का देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा में वृद्धि होती है। तो ये तृतीयक व्यवसाय क्यों है? पर्यटन तृतीयक व्यवसाय क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो विदेशी लोग हैं जब हमारे देश में वो घूमने आते हैं तो एक प्रकार से हमें फायदा होता है। कैसे फायदा होता है? तो वो यहाँ पर जब घूमने फिरने आते हैं तो वहाँ यहाँ के जो भी प्राइजेस हैं, जो मूल्य चुकाते हैं, वो विदेशी मुद्रा, मतलब यहाँ पर वो विदेशी मुद्रा का उपयोग करते हैं, मुद्रा कन्वर्ट करके यूज करते हैं। लेकिन जो विदेशी मुद्रा हमारे देश में ही आती है, इसका हमें बहुत ज्यादा लाभ होता है। इस लाभ के सिवाय ये भी लाभ होता है, इसके अलावा पर्यटन स्थलों का विकास भी होता है। यहाँ पर पर्यटन स्थलों का विकास होना, वहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध होना, ये अच्छी बातें भी होती हैं। क्योंकि जब कोई बाहर से घूमने फिरने आएगा तो हम जैसे हम अपने घरों को साफ करते हैं, उसी प्रकार हम उस जगहों को अच्छी तरह से रखेंगे, मरम्मत करेंगे, साफ सुथरा रखेंगे और उसका विकास करेंगे। और इस प्रकार से वहां पर लोगों को रोजगार भी मिलते हैं। आपने देखा होगा, आप मंदिरों में जाइए दर्शन करने या कोई जगह पर, प्रसिद्ध जगहों पर जाओ तो आसपास स्टॉल लगते हैं, कुछ न कुछ बेचे जाती हैं चीजें, तो वहां के एरिया वाले बेचते हैं। तो वो उन लोगों को क्या मिलता है? वो बेचकर पैसे मिलते हैं, तो मतलब उनको वहां पर एक प्रकार का रोजगार उपलब्ध होता है। और इसके बाद ये भी अच्छी बातें होती हैं। पर्यटन का महत्व ध्यान में रखकर स्थानीय निवासी प्रदेश के प्रकृति,
संस्कृति की रक्षा करने के संबंध में सजग बनते हैं। अब पर्यटन का महत्व हमें आपको समझ में आ गया। अगर आसपास अगर हमारे इधर कोई प्रसिद्ध जगह है, तो मतलब हमारे स्थान के आसपास, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, हम स्थानीय निवासी हैं वहाँ के, तो वहाँ की जो प्रकृति है, संस्कृति की रक्षा करना, तो ये सारी किसकी जिम्मेदारी हो जाती है? हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो इसके संबंध में हम लोग बहुत जागरूक हो जाते हैं, वहाँ की देखरेख करते हैं, वहाँ की सुरक्षा के लिए ध्यान रखते हैं। तो अभी आप देखे होंगे कहीं कहीं पे लिखा होता है, जैसे भी कोई इमारत हो, पुरानी इमारत हो, किले हो, या मंदिर मंदिर हो, कोई भी हो, तो वहां पर लिखा जाता है रोक टोक की, यहाँ पर लिखना मना है, पत्थरों पर खरोच कर लिखना मना है, और या तो वहां की वहां पर कूड़े कचरे मत फेंकिए। तो इस तरह से लिखा, तो इसके बारे में हम बहुत ज्यादा सजग हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। इससे हमें क्या मिल रही है? इससे हमें रोजगार मिल रहे हैं, इससे हमें हम एक प्रकार से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है, तो ये हमें फायदा ही हो रहा है। तो पर्यटन विकास के लिए विविध माध्यमों द्वारा विज्ञापन करने से पर्यटन व्यवसाय की वृद्धि होने में सहायता होती है। आप देखोगे पर्यटन विकास के लिए बहुत सारे माध्यमों का उपयोग, तो टीवी चैनल से, फिर न्यूज़पेपर से, अगर कोई चीज हमें बतानी कि ये भाग में ये चीजें प्रसिद्ध है, तो टीवी चैनल के, न्यूज चैनल से, मतलब हमारे जो मीडिया है वो हमें बताएंगे, तो वो अलग अलग माध्यमों से हमें पता चलेगा, और उसके विज्ञापन करने से पर्यटन विकास में ज्यादा वृद्धि होगी, लोग ज्यादा घूमने फिरने आएंगे। मतलब कोई फेमस जगह है, तो वो अगर पेपर में आ गया, न्यूज़पेपर में आ गया, टीवी में आ गया, तो क्या होगा? तो वहां पर लोग ज्यादा घूमने आएंगे, और इसके बाद उस व्यवसाय में, इससे पर्यटन व्यवसाय में वृद्धि होने में सहायता मिलेगी। पर्यटन के कौन से नए प्रकारों का उदय हुआ है? आप देखोगे कौन से नए प्रकारों का उदय हुआ है पर्यटन के। एक है स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन, ये अलग ही पर्यटन है। स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन, पहले देखिए कि योगा जो हमारे भारत देश में ही ज्यादा प्रसिद्ध है, योगा, व्यायाम, कसरतें, तो ये ज्यादा है। कौन से प्रकारों का उदय? तो एक इसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन का भी विकास हुआ है। स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन एक हो गया। दूसरा हो गया क्रीड़ा पर्यटन, क्रीड़ा पर्यटन अर्थात खेल कूद संबंधी पर्यटन। तीसरा है पर्यावरण स्नेही पर्यटन। पर्यावरण स्नेही मतलब जो भी पर्यावरण से प्रेम करते हैं, पेड़ पौधों से, इसके अलावा फसल उगाना, कोई अनाज उगाना, कुछ चीजें उगाना, पेड़ पौधे लगाना, तो इसे कहते हैं पर्यावरण से स्नेह, मतलब प्यार करने वाला भी पर्यटन होता है। पर्यावरण से जो ज्यादा स्नेह करता है वो पर्यावरण स्नेही पर्यटन कहलाता है। इसके अलावा कृषि पर्यटन, कृषि पर्यटन में खेती करना और विविध अनाजों को, फलों को उगाना, तो ये कृषि पर्यटन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा सिनेमा पर्यटन, सिनेमा पर्यटन कहा जाता है कि जो जहां पर आप मनोरंजन के लिए जाते हैं, फिल्में देखने जाते हैं, उसे सिनेमा पर्यटन कहा जाता है। तो मतलब ये नए प्रकारों का पर्यटन है। स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन, क्रीड़ा पर्यटन, पर्यावरण स्नेही पर्यटन, कृषि पर्यटन और सिनेमा पर्यटन, ये आदि नए प्रकारों के पर्यटन का उदय हुआ है। नए पर्यटन प्रकार आरंभ होने के कारण बताइए। इन नए पर्यटन क्यों आरंभ किया गया? तो इसका मुख्य कारण है स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता में वृद्धि होने के लिए स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन शुरू हुआ। मतलब लोगों में स्वास्थ्य सुविधाओं की और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए हमने स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन ये ज्यादा शुरू किया गया। इसके अलावा क्रीड़ा क्षेत्र में बहुत ज्यादा जागरूकता बढ़ी है, खेल कूद के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ी है, इसलिए खेल कूद के लिए क्रीड़ा पर्यटन, समुद्री क्रीड़ा प्रकारों का बढ़ता प्रचार। समुद्री क्रीड़ा मतलब समुद्र के अंदर जाकर हम, समुद्र में कौन सी चीजें मिलती है इनके, और या समुद्र में तैराकी करना या कुछ करना, इनके प्रकारों का भी बढ़ता प्रचार के कारण भी क्रीड़ा पर्यटन शुरू हुआ है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए हमने एक और नया पर्यटन नया आया है। कौन सा पर्यटन है? उसका आरंभ हुआ है पर्यावरण स्नेही पर्यटन। पर्यावरण स्नेही, अगर आप देख रहे हैं पर्यावरण में किस तरह से हमारे असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, किस तरह से आप देखोगे मौसम में भी असंतुलनता आ रही, कि कभी भी वर्षा होती है, कभी भी ठंडी आती है, कभी भी गर्मी, मतलब पहले जो संतुलन था वो काफी बिगड़ गया है ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो ये ग्लोबलाइजेशन, ये जो भी हो रहा है,
जो बहुत ज्यादा हमारे पर्यावरण में असंतुलन दिखाई दे रहा है, तो लोगों को पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए, संतुलित बनाए रखने के लिए पर्यावरण स्नेही पर्यटन शुरू किया गया। बढ़ते हुए नगरीकरण से छुटकारा मिले। नगरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, शहरीकरण मतलब शहर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ग्रामीण जीवन की पहचान हो, लोगों को ग्रामीण जीवन भूल गए हैं एकदम से। शहर के कारण आप देखोगे बहुत सारी इमारतें, ये सारी चीजें बनने के कारण ग्रामीण जीवन बिल्कुल एकदम छूट सा गया है, लोगों को इसकी पहचान हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृषि पर्यटन शुरू, कृषि पर्यटन शुरू हुआ है। तो कृषि पर्यटन मतलब ग्रामीण भाग खत्म हो रहा है, खेती खत्म हो रही है, लोग खेती में ज्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं। इस कारण क्या हो रहा है कि एक नया पर्यटन आरंभ करने की आवश्यकता महसूस हुई और कृषि पर्यटन आरंभ किया गया। प्रसार माध्यमों के बढ़ने के प्रभाव के कारण सिनेमा पर्यटन भी शुरू किया गया। इस तरह से आप देखोगे प्रसार माध्यम तो वैसे ही बढ़ रहे हैं कि मतलब एक टीवी और ये सारी चीजें, लेकिन इसके बाद सिनेमा पर्यटन भी, इसकी भी शुरुआत की गई। अब हम लोग इसके भौगोलिक स्पष्टीकरण देख रहे हैं, क्यों इन पर्यटकों का विकास हो रहा है, नए पर्यटन क्यों हो रहे हैं। पर्यटन की गति देने के लिए उन्हें विविध प्रकारों का उदय हो रहा है। उसमें से सबसे एक है पर्यावरण स्नेही पर्यटन। आप देखोगे पर्यावरण से बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, नगरीकरण के कारण पर्यावरण की हानि हो रही है। आप देखोगे बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण लोग गंदगी भी फैला रहे हैं, तो इसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है। नगरीकरण हो रहा है, नगरीकरण मतलब बहुत सारे शहरीकरण हो रहे हैं। इस कारण क्या हो रहा है, पर्यावरण को बहुत ज्यादा हानि हो रही है। इसको देखते हुए पर्यावरण स्नेही पर्यटन, ये संकल्पना सामने आई है कि नए तरह का पर्यटन होना चाहिए, लोगों में पर्यावरण के लिए प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। इसके कारण पर्यावरण स्नेही पर्यटन का उदय हुआ। पर्यटन के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण एक प्रकार है। अब इस पर्यटन के अंतर्गत क्या करना है, लोगों को पर्यावरण का संरक्षण करना है, उसकी सुरक्षा करनी है। तो पर्यटन करते समय पर्यावरण को हानि न पहुंचे, ये जब भी आप घूमे फिरे तो पर्यटन करते समय जब भी कोई भी पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, पर्यावरण का हास न हो, मतलब पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसका विचार करके पर्यटन विकास करने पर पर्यावरण स्नेही पर्यटन करने पर पर्यावरण स्नेही पर्यटन होता है। मतलब आप अगर जब भी कहीं घूमने जाए तो आप ये याद रख लीजिए कि उस समय हमें पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, फूल नहीं तोड़ना है, वहां पर पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, पर्यावरण का कोई भी नुकसान नहीं करना है, ये जानकारी हमें देखनी है। तो इस विचार का जब विचार करके हम पर्यटन का विकास करते हैं तो उससे पर्यावरण स्नेही पर्यटन होता है। इस पर्यटन द्वारा पर्यटन स्थल पर कूड़ा कचरा नहीं डालना है, हमें ध्वनि प्रदूषण भी नहीं करना है। इसके अलावा वृक्ष एवं वन्य पशुओं की हानि, वृक्ष जो भी यहाँ पर है, वन्य पशु पक्षी हैं, पशु पक्षियों को हानि बिल्कुल नहीं पहुंचानी है, आदि का भी ध्यान रखा जाता है। तो पर्यावरण स्नेही पर्यटन कितना अच्छा है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करने का मौका मिल रहा है और इससे लोगों में प्रोत्साहन भी, पर्यावरण रक्षा के लिए प्रोत्साहन भी मिल रहा है। तो इससे हमारी पर्यावरण की रक्षा होगी, जिससे जो पर्यावरण की हम जितनी रक्षा करेंगे, जितना हम पेड़ पौधों सबके आगे अपने प्रकृति की रक्षा करेंगे, तो हमारा आगे की जो लाइफ है, जीवन है, वो बहुत ही सुरक्षित बीतेगा। इसके साथ ही हाल में कृषि पर्यटन संकल्पना प्रारंभ हुई है। आप देखोगे एक दूसरी पर्यटन, ये तो है पर्यावरण स्नेही पर्यटन पहला। दूसरा है कृषि पर्यटन। कृषि पर्यटन संकल्पना जो है वो क्या हुई, शहर से दूर प्रदूषण मुक्त ऐसे स्थान पर कृषि संबंधी प्रक्रियाओं को जोड़कर कृषि जीवन के दर्शन कराए जाते हैं। जिस प्रकार से हम छुट्टियों में, जैसे छुट्टियां शुरू होती है तो हम गांव चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर सब शुद्ध है, वहां पर खाना शुद्ध है, पानी शुद्ध है, हवा शुद्ध है। हम ये शहरीकरण की जिंदगी से, शहर की जिंदगी से तंग आकर हम कहाँ जाते हैं,
गांव में घूमने आते। तो यही सोचकर हाल में कृषि पर्यटन शुरू किया गया। पर्यटकों को इसका परिचय हो, इसीलिए उन्हें आकर्षित किया जाता है। इसलिए उनको क्या किया जाता है, आकर्षित किया जाता है कि ताकि वो इस पर्यटन के, कृषि पर्यटन के लिए आगे अग्रसर हो। कृषि पर्यटन उसे ही कहते हैं। इसका परिचय कराने के लिए, मतलब कृषि जीवन से जोड़ने के लिए जिस उन्हें आकर्षित किया जाता है पर्यटकों को, उसे कृषि पर्यटन कहते हैं। शहरी जीवन प्रणाली में बदलाव हेतु लोगों ने खेत में जाकर किसानों से सशुल्क आतिथ्य स्वीकार करना, इसका कृषि पर्यटन में समावेश होता है। आप देखोगे शहरी जीवन प्रणाली में बदलाव करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, खेत में जा रहे हैं, खुद स्वयं खेती कर रहे हैं, स्वयं सब्जियां उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं, किसानों से सशुल्क आतिथ्य स्वीकार करना। वो जा रहे हैं, गांव में रुक रहे हैं, और वहां पर जब रुक रहे हैं तो किसानों को क्या कर रहे हैं, जो शहर वाले हैं, शहरवासी, उन्हें क्या दे रहे हैं, सशुल्क अर्थात पैसे दे रहे हैं। जब वो रुक रहे हैं, वहां पर खेती कर रहे हैं, वहां पर गांव के जीवन का आनंद ले रहे हैं, तो किसानों को वो क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, उनके आतिथ्य को स्वीकार कर रहे हैं। मतलब उनके वहां पर वो मेहमान बन के जा रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, पैसे देंगे। तो जिससे कृषि पर्यटन में इससे समावेश किया गया है। महाराष्ट्र में पुणे और कोल्हापुर जिले में कृषि पर्यटन के लिए उत्तम पर्यटन स्थल विकसित किए गए हैं। अब महाराष्ट्र में 2 जगह का नाम दिया गया, 2 जिलों का नाम, एक पुणे है, एक कोल्हापुर है, जहां पर कृषि पर्यटन के लिए लोगों को ज्यादा ही यहाँ पर स्थल विकसित किए गए, ताकि लोग कृषि पर्यटन के लिए वहां पर घूमने के लिए आए। तीसरा है सिनेमा पर्यटन। अब नए प्रकार का पर्यटन है, एक प्रकार का सिनेमा पर्यटन। जिस स्थान पर सिनेमा का चित्रीकरण किया गया है, वहां के लोगों की भीड़ देखते हुए सिनेमा पर्यटन संकल्पना सामने आई है। जिस स्थान पे सिनेमा का चित्रीकरण किया जाता है, वहां पर लोग भीड़ काफी इकट्ठा कर देते हैं। जहां पर भी सिनेमा लगा होता है, फिल्में लगी होती है, वहां पर भीड़ ऑटोमेटिकली इकट्ठा हो जाती है। इसके लिए चित्रीकरण स्थल पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न सेवा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वहां पर चित्रीकरण करने के लिए, मतलब जो भी दिखाना है, वहां पर क्या कर रही है, उनको सेवा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जो उनको सिनेमा घरों में दिखाना है, जैसे मुंबई का सिनेमा नगरी, रामजू की फिल्म सिटी आदि, इनमें सिनेमा दिखाया जाता है। और वहां पर आप घूमने जाओगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से सिनेमा बनाया जाता है। तो सिनेमा नगरी में, रामजी फिल्म सिटी में, आपने नाम सुना होगा। तो इसमें सिनेमा पर्यटन का विकास किया गया है। कोकण में तारकर्ली, यह स्थान समुद्री तल और वहां के जीव सृष्टि को देखने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कोकण में, अब तारकर्ली एक स्थान है कोकण में, महाराष्ट्र में कोकण जो है जगह, वहां पर तारकर्ली स्थान है। वहां पर एक समुद्री तल है, जो वहां की जीव सृष्टि, मतलब समुद्र के नीचे की जो जीव सृष्टि है, वहां की वनस्पतियां, वहां पर कौन सी मछलियां हैं, पशुएं हैं, वहां पर बहुत सृष्टि को देखने के लिए ये जगह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इस स्थान के पर्यटकों को स्वार्कलिंग और स्क्यूबा डाइविंग करने की सुविधा है। यहाँ पर जो पर्यटक आएगा, वहां पर स्वार्कलिंग और स्क्यूबा डाइविंग करने की, मतलब वहां पर वो स्क्यूबा डाइविंग करके यहाँ पर पर्यटन का आनंद ले सकता है। महाराष्ट्र पर्यटन में महामंडल द्वारा तारकर्ली, तहसील मालवण, जिला सिंधुदुर्ग, यहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पे स्क्यूबा डाइविंग प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ किया गया है। तो आप देखोगे यहाँ पर स्क्यूबा डाइविंग के लिए, समुद्र के नीचे जाने के लिए आप ऐसे ही नहीं जा सकते हो, आपको कुछ अलग से कपड़े पहनने होते हैं। फिर बाद में किस तरह से अंदर जाना है, उसकी क्या कर लेनी पड़ती है, प्रशिक्षण लेना पड़ता है। तो स्क्यूबा डाइविंग कहते हैं। इसमें प्रशिक्षण केंद्र है, जिसमें आप जाकर वहां पर आप डाइविंग करके समुद्र के नीचे के वनस्पतियों का और पशुओं का और मछलियों का, उसको देख कर आप उस जिस सृष्टि का आनंद ले सकते हैं। भारत में पर्यटन विकास का महत्व
इस पर हम देखते हैं, भारत देश प्राकृतिक और सामाजिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। भारत देश सकोगे प्रकृति के हिसाब से देखेंगे तो प्राकृतिक रूप से भी विविध है, विविध अलग अलग पाया जाता है। प्राकृतिक रूप मतलब देखोगे कि कहीं पर बहुत ज्यादा ठंडी है, कहीं ज्यादा बहुत गर्मी है, कहीं पर्वतीय इलाका है, कहीं पठारी इलाका है, कहीं पे मैदानी इलाका है, आपने देखा होगा। तो ये प्राकृतिक हुआ। और सामाजिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। आप देखोगे समाज में भी आप देखोगे अलग अलग विविध वेशभूषा है, खाने पहनने का तरीका है, तो अलग अलग तरीका है। तो यहाँ पर्यटन व्यवसाय में पर्यटन व्यवसाय को बहुत मात्रा में अवसर मिलते हैं। तो पर्यटन का व्यवसाय यहाँ पर बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग विविधता है, गर्मी भी है, ठंडी भी है, वर्षा भी अधिक होती है। भारत में प्राकृतिक समृद्धता, भारत की जो प्राकृतिक समृद्धता है, प्रकृति से हम लोग समृद्ध है पूरी तरह से। हमारे यहाँ पर्वतीय वन, फिर बाद में नदी, झरने, प्रकृति से हम परिपूर्ण है। आकर्षक भूदृश्य, अगर देखेंगे भूदृश्य भी बहुत ही हमारे यहाँ आकर्षक है। हिमालय का बहुत जो ऊंचा पर्वत है ये भूदृश्य में आता है। विलोभनीय समुद्री तट, हिमालय भी हमारे यहाँ है, और समुद्र का हम लोगों को तट भी, इतना बड़ा तट भी प्राप्त है। इससे पर्यटक बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं इस विविधता के कारण। इसी के साथ भारत में सांस्कृतिक विविधता है, संस्कृति की भी आपको विविधता मिलेगी। त्योहार अलग अलग मनाया जाता है। ये संस्कृति किस रूप में अलग अलग है, हमारे यहाँ पे त्योहार अलग अलग मनाए जाते हैं, क्योंकि धर्म अलग अलग है। तो हम त्योहार भी बहुत सारे, ढेर सारे त्योहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। परंपराएं भी हमारी अलग अलग हैं, वेशभूषाएं भी अलग अलग है। भारतीय मसाले में बनाए गए विविधतापूर्ण भोजन भी हमारा अलग अलग दिखाई देता है। यहाँ पर भारतीय मसाले भी हमको अलग अलग नजर आएंगे। महाराष्ट्र का व्यंजन अलग है, फिर उत्तर प्रदेश का व्यंजन अलग है। अगर आप दक्षिण में चले जाइए तो दक्षिण के व्यंजन अलग है। तो इस तरह से विविधतापूर्ण भोजन के पदार्थ आपको मिलेंगे। सामाजिक, भारतीयों की सौजन्यपूर्ण भारतीयों की सौजन्यपूर्ण आवभगत आदि के कारण पर्यटन के लिए भारत में बहुत अवसर है। तो यहाँ पर आप देखोगे भारतीयों में सौजन्यपूर्ण आवभगत, यहाँ पर जब हम मेहमान आते हैं तो हम आवभगत बहुत अच्छी तरह से करते हैं। इसके कारण हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा ही क्या हुए हैं, पर्यटन के स्थल विकसित हुए हैं। इसके अलावा आप देखोगे महाराष्ट्र में जो पर्यटन विकास महामंडल है, MTDC द्वारा बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं, योजनाएं लागू की गई है। क्रियान्वित करना मतलब लागू की गई है। MTDC ने, महाराष्ट्र पर्यटन विकास मंडल, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर फुल फॉर्म बोलेंगे तो महाराष्ट्र पर्यटन विकास मंडल, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, महामंडल, इस तरह से। प्रमुख पर्यटन स्थलों में विश्राम गृह, जल क्रीड़ा इत्यादि सुविधाएं समुद्र किनारे पर उपलब्ध की गई हैं। अब जो MTDC ने बहुत सारे स्थलों पर क्या किया है, विश्राम गृह मतलब आराम करने के घर, जल क्रीड़ा मतलब क्योंकि हमारे यहाँ समुद्री तट बहुत बड़ा है, तो जल में क्रीड़ा करने के लिए जो अभी हमने स्क्यूबा डाइविंग पढ़ा था ना, जो जल क्रीड़ा करने के लिए हमने अभी जानकारी इकट्ठा की किस तरह से स्क्यूबा डाइविंग, स्कॉर्कलिंग इसे कहा जाता है, स्क्यूबा डाइविंग, इसकी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। ये जल क्रीड़ा करने के लिए जरूरी है, क्योंकि नदी में, समुद्र तल में आप ऐसे ही नहीं उतर सकते, इसके लिए आपको प्रशिक्षण लेना होता है। इसके अलावा डेक्कन ओडिसी, यह पर्यटकों के लिए विशेष रेलगाड़ी है। डेक्कन ओडिसी ये बहुत बड़ी एक विशेष मुख्य अलग ही तरीके की रेलगाड़ी है। महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल और भारतीय यहाँ पर रेल एवं पर्यटन मंत्रालय के इनके सहयोग से ये रेलगाड़ी चलाई, इन मंत्रालय इनके सहयोग से ये चलाई जाती है। डेक्कन ओडिसी ये रेलगाड़ी चलाई जा रही है। यह रेल कहाँ से चलता है, मुंबई, नासिक, अजंता एलोरा, कोल्हापुर, गोवा, रत्नागिरी से मुंबई आदि पर्यटक स्थलों पर ये पर्यटकों को लेकर आती है। ये पर्यटन स्थलों पर लोगों को लेकर आती है ये रेलगाड़ी। दक्कन ओडिसी एक प्रकार की रेलगाड़ी है, विशेष प्रकार की,
इस रेलगाड़ी की क्या विशेषता है? ये रेलगाड़ी यानी एक प्रकार का चलता फिरता राजमहल है। आप देखोगे चित्र में किस तरह से राजमहल दिखाया गया है, तो ये एक चलता फिरता राजमहल है। इसी प्रकार दूसरे विशेष रेल जो पैलेस ऑन विल्सन, पैलेस ऑन विल्स इस नाम से पहचानी जाती है। एक दूसरी प्रकार की भी जो रेल चलती है उसका नाम है पैलेस ऑन विल्स। ये रेल दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, आगरा, दिल्ली ये यात्रा करवाती है। ये जो है ये रेल डेक्कन ओडिसी, ये महाराष्ट्र के अंदर के ही भागों को, महाराष्ट्र के राज्य के अंदर के ही स्थलों को वहां पर लेकर जाएगी। जैसे लेकिन गोवा भी लेकर जा रही है, रत्नागिरी भी, अजंता एलोवेरा, अधिकतर महाराष्ट्र के स्थलों को। और ये जो है आप देखोगे ये जो रेल है वो दिल्ली मतलब जयपुर, राजस्थान भी जा रही है, उदयपुर, भरतपुर, आगरा, दिल्ली इन जगहों पर ये रेल जाती है। ये दूसरी जो रेल है पैलेस ऑन विल्स। अनेक देशी और विदेशी पर्यटक इसका आनंद लेते हैं। भारतीय रेल ने पर्यटन का विशेष आकर्षण के रूप में पारदर्शक छत का डिब्बा विस्टाडोम वाली रेलगाड़ी हाल में ही प्रारंभ की गई है। पारदर्शक मतलब ट्रांसपेरेंट, मतलब जैसे कि आप बाहर के हिस्सों को भी देख सकते हो। ये कहाँ चल रही है? विशाखापट्टनम किरंदल मार्ग पर चलने वाली ये रेल में बैठकर अराकू कच्छार, अंतरगिरी, चढ़ावा माथा, बोरागृहा इन प्राकृतिक सौंदर्य में से समृद्ध प्रदेशों में नयन मनोहारी दृश्य का अनुभव होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो ये रेलों में बैठकर विशाखापट्टनम से आप अनेक प्रदेशों का बहुत ही मनोहर दृश्य, जो आप बहुत अच्छा लगने वाला दृश्य का अनुभव आप कर सकते हो। ये रेल पूरी तरह से वातानुकूलित है, मतलब एसी में है, एसी है और कांच के छत वाले डब्बे हैं। मतलब जो डब्बे हैं वो कांच के छत वाले लगे हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट है। और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद अनुभव करने के लिए बड़ी आकार वाली कांच की खिड़कियां भी आपको यहाँ पर नजर आएंगी। तो मतलब अगर रेल में आप घूमने जाओगे तो काफी चीजों का आप आनंद ले सकते हो। इन्हें सदैव याद रखिए, समुद्र के किनारे पर टहलने पर ज्वार भाटा समय की सारणी की जानकारी रखना है। जब भी आप समुद्र के किनारे हमेशा अक्सर जाते हो तो कब ज्वार भाटा आता है इनकी जानकारी बिल्कुल रखनी है, क्योंकि कभी भी ज्वार भाटा आ सकता है। तो लहरें ऊंची ऊंची उठ कर आ सकती है और लहरें आपको खींच कर भी अंदर ले जा सकती है, तो इसकी जानकारी आपको रखनी है। स्थानीय मार्गदर्शन के सिवाय समुद्री किनारा, पर्वत कगार, जंगल, अपरिचित गुफाएं तथा अन्य स्थलों के स्थानों पर नहीं जाना है। अगर स्थानीय मार्गदर्शक वहां का जो भी स्थान का दिखाने वाला मतलब बताने वाला है, उसके सिवाय जो भी मार्गदर्शक है जो दिखाया गया है उसके सिवाय समुद्र के किनारे के पास, पर्वत के कगार मतलब पर्वत के किनारों के पास मतलब एंडिंग छोर पर, जंगलों में, अपरिचित गुफाएं जहां पर गुफाएं आप जानते नहीं हो, अन्य स्थलों पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जब भी आप घूमने फिरने जाइए अपने परिवार के साथ में, स्कूल के साथ में, टीचर्स के साथ में, कहीं भी जाते हो तो जहां पर चीजें न मालूम हो तो वहां पर हमें घूमने नहीं जाना है। समुद्र तट के कगार पर, पर्वत के कगार पर जंगली प्राणियों के साथ सेल्फी लेना टालना चाहिए। समुद्र तट के जो किनारे पर अगर आप चले गए या पर्वत के किनारों पर वहां पर और या किसी बहुत जंगली प्राणी है उसके साथ हमें सेल्फी नहीं लेना है, क्योंकि ये आपके लिए प्राण घातक हो सकता है। समुद्र के गहरे पानी में जाने और तैरने का मोह टालना है। जब भी आप समुद्र देखे जुहू चौपाटी जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो जैसे ही आप देखो समुद्र में तो अंदर एकदम गहरे पानी के अंदर मत जाइए, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
पर्यटन स्थलों को साफ सुथरा रखना चाहिए। जब भी आप घूमने जाइए, वहां पर अगर खाना पीना कुछ भी खाते हो तो साथ में आप अपने थैली भी लेकर जाइए, ताकि कचरा आप अपने ही बैग में इकट्ठा कर सके, यहाँ वहां न फेंकिए। और कूड़ेदान दिखे तो हम कूड़ेदान में उस कचरे को डाल दें। तो इसका ध्यान, साफ सफाई का ध्यान हमें खुद रखना पड़ेगा। पर्यटन स्थलों पर स्थित प्राणी पक्षियों की तकलीफ न हो, इसका ध्यान रखना है। जैसे आप कोई रानी बाग घूमने जा रहा है, कहीं घूमने जा रहा है, तो वहां के जो प्राणी है, पशु पक्षी है, वहां पर उनको तकलीफ बिल्कुल न दे, ये ध्यान में रखकर ही हमें पर्यटन करना चाहिए। पर्यटन स्थलों पर लगाई गई सूचना फलकों पर दी गई सूचनाओं का पालन करना है। जैसे आप देखोगे, आप बगीचे में जाते हो, फूल तोड़ना नहीं है, वहां पर वनस्पतियों को नहीं नुकसान पहुंचाना है, तो ये सारे, कचरा नहीं फेंकना है, तो ये सूचना फलकों पर लिखा होता है, तो उसकी सूचना का पालन करना, इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः हमारी है। पर्यटन और आर्थिक विकास। पर्यटन विकास में भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत से लाभ होते हैं। देखो, पर्यटन विकास होगा तो हमारी भी अर्थव्यवस्था का बहुत सारा फायदा होगा। पर्यटन से हमें से उपहार गृह, दुकानें, यातायात व्यवस्था, मनोरंजन स्थलों आदि घटकों का विकास होकर अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष लाभ होता है। आप देखोगे, अगर पर्यटन है, पर्यटन से जुड़े हुए जो भी आसपास की दुकानें हैं, यातायात करके कोई आता है, मनोरंजन स्थल है, तो उसमें अगर लाभ होगा तो ये एक प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को ही, मतलब हमारे देश को ही लाभ होता है, क्योंकि हमें मुद्रा प्राप्त होती है। उसी प्रकार आधारभूत सुविधाओं का विकास भी होता है। अगर वहां पर कोई बहुत प्रसिद्ध स्थल है, तो वहां पर आप देखोगे सुविधाएं अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होना विकसित होना शुरू हो जाएगी। और जब वहां पर लोग आना शुरू हो जाएंगे, परिवहन के साधन होंगे, संचार के साधन होंगे, तो रोजगार की भी निर्मित हो जाएगी, जिस प्रकार वो एक प्रकार से अर्थव्यवस्था को फायदा ही मिलता है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा मिलता है। पर्यटन ये आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पर्यटन एक प्रकार से हमारा आर्थिक विकास, हमारे देश के, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए पर्यटन महत्वपूर्ण है। पर्यटन पर्यावरणीय विकास। अगर आप पर्यटन करेंगे तो पर्यावरण विकास पर्यटन के साथ भी होता रहेगा। पर्यटन उद्योगों की आवश्यकता से प्राकृतिक स्थलों, अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों विकास के लिए सरकार द्वारा आर्थिक निवेश किया जाता है। तो जब भी कल आप पर्यटन के उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार ना कुछ उसमें पैसे लगाती है, निवेश करती है। पर्यावरण पूरक पर्यटन संकल्पना के लिए पर्यावरण को उचित दक्षता देकर पर्यटन स्थलों का विकास किया जाता है। अब पर्यावरण से पूरक जो पर्यटन संकल्पना है, जो पर्यावरण से जुड़ी हुई संकल्पना है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, पर्यटन स्थलों का विकास किया जाता है कि पर्यावरण भी वहां का अगर सुरक्षित रहेगा तो पर्यटन स्थल भी विकसित होते रहेंगे। निवास स्थान, रिसोर्ट, यातायात मार्ग आदि घटकों के रचना पर्यावरण पूरक पद्धति से की जाती है। इस विकास में बिजली, पानी का सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाता है। तो ये चीजें, निवास स्थान, यातायात का जो भी मार्ग है, उस पर क्या करने लगे, पूरक पद्धति से क्या की जाती है, रचना की जाती है, जिसमें हम इसी विकास में आप देखोगे बिजली का हम सही से, पानी की सावधानी पूर्वक भी हम उपयोग करते हैं, क्योंकि मालूम है पर्यटन, वहां पर पर्यटक आने ही वाले हैं घूमने के लिए, और पर्यटन स्थल बना हुआ है, तो उसका विकास करना, उसकी जानकारी, उसका उपयोग करना, और किस तरह से बिजली का विकास होगा, पानी का भी विकास होगा, लेकिन उसका हमें सावधानी पूर्वक उपयोग करना है। पुनः उपयोग संकल्पना भी उपयोग में लाई जाती है। पुनर्उपयोग, जो भी चीजें हैं उसका पुनर्उपयोग किया जाता है, जो भी है पुनर्उपयोग किया जाता है, ये संकल्पना का भी बहुत ज्यादा इसका उपयोग लाया जाता है। पर्यावरण में प्राकृतिक स्थिति सुरक्षित रखकर पर्यटन विकसित किया जाता है। पर्यावरण की जो प्राकृतिक स्थिति है उसको सुरक्षित रखकर पर्यावरण का विकास, पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे, इसको सुरक्षा देखकर ही हम पर्यटन में विकास करते हैं। मतलब पेड़ पौधों का नुकसान ना हो, बगीचे का नुकसान ना हो, कूड़ा करकट में फैले, या किलों का या इमारतों का या कुछ चीजों का उसको नुकसान ना हो, ये ध्यान में रखते हुए हम पर्यटन का विकास करेंगे।
पर्यटन और स्वास्थ्य। पर्यटन, भारत में पर्यटन यह स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आते, कुछ पर्यटक जो आते हैं वो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए साथ यात्रा करने के साथ ही भारत में आयुर्वेद, इसके अलावा योग शास्त्र, किस तरह से, और प्राणायाम, ये शारीरिक सुदृढ़ता और मन को शांति यहाँ पर प्राप्त होती है। ये भी एक मुख्य उद्देश्य होता है। आप देखोगे जो कुछ पर्यटन आते हैं वो भारत के जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद आप देखोगे आयुर्वेद का बहुत ज्यादा इस समय मसालों का, आयुर्वेद का, काढ़ा का, कोरोना में काढ़ा पीने के लिए कहा गया, तुलसी का, आंवले का, फिर एलोवेरा, इसके अलावा बहुत सारे जो अलग अलग हमारे आयुर्वेद में जो पौधे हैं वो एक प्रकार से हमारे आरोग्य को भी अच्छा रखती हैं। गिलोय, इन सब का हमने देखा काढ़ा जो हमें बहुत ज्यादा काम आया इसमें कोरोना में, तो और हल्दी का प्रयोग तो हम करते ही करते हैं। तो एक प्रकार से हम भारतीय आयुर्वेद के लिए लोग बाहर के विदेशी पर्यटक काफी आकर्षित हो रहे हैं। योग शास्त्र, प्राणायाम, आप देखिए तो ऑक्सीजन लेवल अच्छा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए था, वो प्राणायाम करना चाहिए। ये हमने कोरोना में, इस लॉकडाउन में हमने सीखा किस तरह से हमें प्राणायाम और शारीरिक सुदृढ़ता, हमें शरीर की सुदृढ़ता बना के रखनी है। मतलब हमारा शरीर जितना स्वस्थ रहेगा हम बीमारियों से उतने ही दूर रहेंगे और इस प्रकार से हमें मन की शांति भी प्राप्त होगी। तो ये भी एक मुख्य उद्देश्य होता है, लोग काफी स्वास्थ्य के लिए जागरूक हो रहे हैं। भारत में अस्पतालों में मिलने वाले उपचार को जाने वाले शल्य चिकित्सा और विदेशी की तुलना में कम खर्च के होते हैं। जो भी ऑपरेशन होते हैं भारत में जो होते हैं वो विदेश की तुलना में कम खर्च में होते हैं। इस कारण संसार के अनेक देशों से रोगी भारत में आते हैं। तो बहुत सारे दूर दूर देशों से भी हमारे देशों में लोग शल्य चिकित्सा करने के लिए आते हैं, ऑपरेशन कराने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो खर्च है वो कम है। इसके लिए लोग बहुत सारे देशों से हमारे देशों में करने आते हैं। ऐसे व्यक्तियों में लगने वाली सेवा सुविधाओं से विदेशी वैद्यकीय पर्यटन विकसित हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे सुख सुविधाएं दी जाती है हमारे देश से, तो इससे वैद्यकीय पर्यटन भी विकसित हुआ है। पर्यटन और सामाजिक विकास, किस तरह से पर्यटन से सामाजिक विकास होगा? पर्यटन के माध्यम से विशेष सामाजिक प्रकल्पों का विकास होता है। बहुत ज्यादा हम पर्यटन करते हैं तो क्या होता है, एक प्रकार से सामाजिक विकास होता है हम लोगों का। पर्यटन अगर हम घूमने जाते हैं तो पर्यटन के माध्यम से क्या देखते हैं, अगर हम कहीं दूसरे देश में घूमने गए या जगह पे घूमने गए, वहां का हमने देखा, या हम किसी छोटे घर में ही घूमने जाते हैं तो वहां के जब भी हम इंटीरियर और डेकोरेशन जो भी कुछ देखते हैं तो हम अपने घर में करने की कोशिश करते हैं कि अरे उनके घर में काफी अच्छा है। तो इसी प्रकार अगर हम पर्यटन के माध्यम से अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो क्या होता है कि वहां के जो भी प्रकल्प हैं, जो वहां पर प्रोजेक्ट्स हैं जो भी किए जा रहे हैं, जैसे बांध बनाया जा रहा है या कुछ और डेवलप किया जा रहा है, टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही है, तो उसको हम देख कर आते हैं और अपने ही देश में लागू करते हैं। तो ग्रामीण संस्कृति, आदिवासी जीवन की संस्कृति, इन घटकों का पर्यटन में समावेश करने से पर्यटन को सामाजिक दिशा मिली है। तो जो भी है, ये जो हम देखते हैं उनकी संस्कृति, आदिवासी जीवन की जो भी संस्कृति है उनकी अलग होती है, तो इन घटकों से पर्यटन में इनका भी समावेश किया गया है, जिससे सामाजिक एक दिशा मिली है, समाज को एक नई दिशा मिली है। तो ये इस पर्यटन से समाज का भी विकास होता है। समाज में उपेक्षित घटकों को विकास करने का अवसर मिलता है। तो हम जब देखेंगे आदिवासी है एक किस तरह से रह रहे हैं, उनके पास सुख सुविधाएं नहीं है, हम देखेंगे तो वहां पर कोई ना कोई जो करेगा, इन्वेस्ट करेगा, निवेश करेगा और वहां के जगहों को विकसित करेगा। महाराष्ट्र के मेलघाट में आदिवासी जीवन महान समाज सेवी बाबा आमटे
का आनंद वन प्रकल्प। यहाँ पर महाराष्ट्र में बताया गया है कि एक आदिवासी जीवन जो मेल घाट में रहते हैं, तो बाबा आमटे ने, वो बहुत बड़े समाज सेवी थे, उन्होंने उनके लिए आनंद वन प्रकल्प शुरू किया, ये प्रोजेक्ट शुरू किया। राल गांव में सिद्धि, राले गांव सिद्धि, हिवरे बाजार जैसे आदर्श गांव की यात्रा करना आदि जैसे पर्यटन से सामाजिक भान का निर्माण होता है। किस तरह से वो आदिवासी जीवन को एक अच्छे जीवन में, एक अच्छे नगर में उन्होंने अच्छे से प्रकल्प, आनंदवन प्रकल्प से क्या कर दिया, उन्होंने पूरे आदिवासी जीवन को बदल दिया। इससे वहां के विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारत के इस प्रकार के पर्यटन के लिए बड़े अवसर हैं, और इस प्रकार में भारत के लिए तो बहुत सारे अवसर हैं, क्योंकि भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन यह महत्वपूर्ण घटक सिद्ध हो सकता है। अब भविष्य में देखोगे पर्यटन क्या हो जाएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होगा, क्योंकि ऐसे जो स्थान है भारत में विकसित करने के लिए काफी जगहों पर है, और ऐसे पर्यटन में बहुत बड़ा अवसर मिल सकता है। तो अब थोड़ा सा विचार करेंगे हम लोग। हमने पर्यटन के विविध प्रकार देखिए हैं, बहुत सारे प्रकार हमने देख लिए। विदेशी पर्यटन है, स्वदेशी पर्यटन है, उसके अलावा हमने स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन देख लिया, कृषि पर्यटन देख लिया हमने, फिर क्रीड़ा पर्यटन देख लिया। इसके अलावा तो ये बहुत सारे पर्यटन में हमने विविध देख लिया, लेकिन एक ऐसा सोचा है क्या अंतरिक्ष में भी पर्यटन के लिए जाना संभव हो सकेगा? सोचिए, क्या अंतरिक्ष में भी हम पर्यटन के लिए जा सकते हैं, घूमने फिरने के लिए आकाश में, अंतरिक्ष में घूमने जा सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो ये सोचना आपको है कि अगर हो सकता है जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा हम लोगों के लिए, हम लोगों को, और कहाँ कहाँ पर हम जा पाएंगे विदेशी पर्यटन के लिए, अरे अंतरिक्ष पर्यटन के लिए हम कहाँ कहाँ पे जाते, इस संबंध में आपके कल्पना चित्र, लेख आदि स्वरूप में प्रस्तुत करना है। आपको एक कल्पना चित्र बना सकते हो, इस पर ड्राइंग बना सकते हो कि किस तरह से अंतरिक्ष पर्यटन होगा। इसकी ड्राइंग, इसकी चित्र आप अपने फेयर नोटबुक में बनाएंगे, और उस पर कोई लेख भी आप लिख सकते हैं। आप प्रस्तुत अपने कॉपी में कीजिए। दिस इज योर होमवर्क। किसी को पूछना है कुछ भी इस पार्ट से जुड़े हुए, अगर कोई भी डाउट है, नहीं समझ में आया टॉपिक, किसी को कुछ पूछना है? यहाँ पर हमारा पार्ट पूरा हुआ। नहीं मिस, किसी को कुछ नहीं पूछना है, किसी के रेजर नहीं है। सर फिर फिनिश करूं मैं? जी हाँ मिस। ओके। आज हमने पार्ट 12 पर्यटन, इस पार्ट के बारे में हमने पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर ली। हमने इसमें स्वरूप, उसके प्रकार, भारत में प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से हैं, पर्यटन के अवसर कौन से हैं, पर्यटन विकास का महत्व पढ़ लिया हमने, और महाराष्ट्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पार्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इन पार्ट के प्रश्नोत्तरों को आप अपने नोटबुक में कर लीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।